हम कैसे पहचाने कि कोई भी आदमी मानसिक रूप से बीमार है? बिल्कुल। बेसिकली दिमाग से संबंधित बीमारियों का इलाज 3 तरह के डॉक्टर करते हैं। न्यूरो सर्जन करता है, न्यूरो फिजिशियन करता है और न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। एंजाइटी, बेचैनी, सर दर्द, डिप्रेशन, उदासी, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। आज है जैसे छोटा बच्चा अगर रोता है तो मम्मी चुप कराने के बजाय उससे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो इसको रोक कैसे सकते हैं कि ये चीज़ जो हम ना करें, आत्महत्या कम हो? तनाव के कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण। तनाव मानसिक रोगों के होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आत्महत्या मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेके वर्मा, मानसिक रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टॉक्स विद आलोक में। एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप? धन्यवाद आलोक जी। जी, मेरा नाम डॉक्टर जेके वर्मा है। मैं अकबरपुर में मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे मेरा एक अस्पताल है, आशीर्वाद मेडिकल सेंटर के नाम से। जी। तो मानसिक रोग विशेषज्ञ एक सामान्य टर्म है जिसको आप मनोचिकित्सक कह सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट कह सकते हैं। बेसिकली हम लोग दिमाग से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। तो इसी जो भी दिमाग के संबंधित बीमारियां हैं उस पर हम आज थोड़ा खुल करके बात करेंगे, क्योंकि एक लोग साइकियाट्रिक यूज कर लेते हैं, मतलब नाम यूज करते हैं कि फिर बोलते हैं कि इनको दिमाग की बीमारी है। तो उस पर थोड़ा सा खुल करके बात करेंगे कि ये होता क्या है, होता कैसे है। तो हमारा जो पहला आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि हम कैसे पहचाने कि कोई भी आदमी मानसिक रूप से बीमार है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? आलोक जी, उसके पहले और मैं बेसिक जानना चाहूँगा कि दिमाग संबंधी बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं, किस किस डॉक्टर के पास जा सकता है व्यक्ति। बिल्कुल। बेसिकली दिमाग से संबंधित बीमारियों का इलाज 3 तरह के डॉक्टर करते हैं। न्यूरो सर्जन करता है, न्यूरो फिजिशियन करता है और न्यूरो साइकियाट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ करता है। जी। मोटा मोटा समझने के लिए आम व्यक्ति के लिए कि न्यूरो सर्जन उन दिमाग की बीमारी का इलाज करेगा जिसमें सर्जरी की आवश्यकता हो। जी। जैसे उसको दिमाग में ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, ये सब। जी। दूसरा न्यूरो फिजिशियन उन बीमारियों का इलाज करेगा जिसमें सीटी स्कैन अथवा एमआरआई में कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जैसे कि उसमें गांठ पड़ जाए, स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाए, जो दिख रही हो सीटी स्कैन या एमआरआई में। जी। तीसरा जो हमारा विभाग है न्यूरो साइकियाट्रिस्ट या मानसिक, दिखता नहीं है, आई थिंक उसमें सीटी स्कैन या एमआरआई नॉर्मल आता है। तो ऐसी बीमारियां जिसमें जांच में नॉर्मल आए परंतु लक्षण दिखे तो उसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ करता है। मोटा मोटा समझने के लिए है जी। और अलग चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ही जानना चाहिए सबको। जी। अब किन किन बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो कॉमन सबसे दिखती है बीमारियां हमको, एंजाइटी, बेचैनी, सर दर्द, डिप्रेशन, उदासी, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये जो 5 बीमारियां मैंने गिनाई, ये समझिए लगभग मानसिक विभाग के 90% मरीजों को कवर कर लेते हैं ये। लेकिन 10 से 15 दिन में बहुत लोगों को कॉमन सिर दर्द होता है। अभी कल मेरा सिर दर्द कर रहा था। जी। तो मैं अपने आप को मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दूं क्या? जी जी। ये भी एक टर्म बहुत बढ़िया आपने इस्तेमाल किया है, मानसिक रोग से घोषित। देखिए, एक जो मानसिक रोग से संबंधित धारणाएं हैं जी, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, कि व्यक्ति अपने आप को मानसिक रोगी कहने से डरता है। डर उसके समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी सही कह रहे हैं है ना। तो लोग कहलवाना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस बीमारी से लोग डरते हैं, भैया फलाने या वो पागल मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हैं, जो पागल हो गए हैं, वो बीमारियाँ सिर्फ 1% हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियों का 1% बीमारियां वो पागलपन वाली बीमारियां हैं। जी। बाकी जो 99% बीमारियां हैं उनमें आपको पागल कहलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कल मुझे नींद नहीं आई थी, 2 हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रही, आजकल मेरा मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ये सब मानसिक बीमारियों का लक्षण है। बट मैं पागल नहीं हूँ। तो आपको पागलपन
और मानसिक बीमारियों में थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए। तो मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ा टर्म है और पागलपन वाला मर्ज में ज़रा सा उसका 1% भाग है ये। तो इसमें आपको इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर दर्द हो गया तो आप मानसिक रोगी हो गए। जी, तो जैसे एक वही सवाल था कि मैं अगर कह दूं कि ये पागल है और या इनकी मानसिक रोग से ग्रसित हैं, तो इनसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये हैं? जी, फिर वही बात आएगी जो गंभीर मानसिक बीमारी जिसको आप पागलपन कह सकते हैं जी, उसमें 2 बीमारियां मेनली होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जी। इनमें व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे उसको नींद नहीं आएगी, वो ज़्यादा बोलेगा या कम बोलेगा, जो बोलेगा वो असामान्य बोलेगा। जैसे उसको डर लग सकता है कि भैया मुझे मेरे पड़ोसी या मेरे दोस्त आजकल मारना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं जी। या फिर अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा ये जरूर मेरे विषय में कुछ गड़बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब उसको शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं या उसके कानों में आवाज़ आ सकती है कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है जबकि असली में कुछ है नहीं, फिर भी उसको आवाज़ सुनाई पड़ सकती है जी। या फिर उसको लग सकता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ। मतलब अपने विषय में भी गलत धारणाएं हैं, मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ। मतलब उसको सत्यता और एक जो उसका विचार है दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा व्यक्ति। तो पागलपन का सबसे जो बढ़िया लक्षण होता है उसको सत्य और असत्य का जो ज्ञान है वो खत्म हो गया है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा, क्या मेरी कल्पना है और क्या सत्य है, दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पागल हो गया है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा कोई बीमारी हो सकती है जी। आपने बहुत अच्छे से लक्षण को क्लियर कर दिया। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि आजकल लोग बातों को लेकर के बहुत सीरियस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग आजकल पेट का तो पचा ले जा रहे हैं लेकिन जो है ये दिमाग का बिल्कुल नहीं पचा पाते हैं। इसके पीछे लोग जी बहुत मतलब एक सामाजिक वजह बहुत ज़्यादा है। एज ए सोसाइटी हम पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गए हैं जी। अगर आपको थोड़ा ध्यान जाता होगा, जब आप बचपन में रहे होंगे, जब जिसमें हमारे पिताजी लोग जब एक हमारी एज के रहे होंगे जी, तब लोगों में एक दूसरे के प्रति कितना मित्रता, कितना एक दूसरे की बात मानना समझना बहुत ज़्यादा होता था। सोशल मीडिया नहीं होता था तो आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत कम लोग होते थे जो आपको जानते थे, मित्र आपके परिवार और आपके रिश्तेदार। आजकल हर आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए। आप फेसबुक खोलते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज है वो आपको व्यग्र बना रहा है। मतलब आपकी जो सहनशीलता है वो पहले से कम हो रही है, सोचने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, आप एक रील देखते हैं तो अचानक ही आप बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं, एक रील देखते हैं भैया किसी मृत्यु वाला बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं, फिर एक गाना सुनते हैं। मतलब आपकी भावनाएं इतनी जल्दी बदल रही हैं कि आप भावनाएं स्टेबल नहीं रह पा रही हैं आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा व्यग्र हो जा रहे हैं एज ए सोसाइटी, एज ए समाज। तो ये जो व्यग्रता है ये आपको सहनशील के उल्टा बना रही, सहनशीलता न होने का, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपने सोशल मीडिया भी इसमें इंक्लूड किया तो मुझे एक सवाल अचानक से याद आया कि आजकल का जो समाज है, जैसे छोटा बच्चा अगर रोता है तो मम्मी चुप कराने के बजाय उससे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं। अब वो मोबाइल लेते लेते उसके बाद वो खाना तभी खाता है जब वो कार्टून देखता है। तो क्या एक ऐसा समय आएगा कि हमें एक मोबाइल की लत छुड़ाएं जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा? इसमें 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये हो रहा है जी, मतलब इस छोटे से जनपद में भी मोबाइल की लत के मरीज मैं देख रहा हूँ अमूमन हफ्ते में 5 से 7 मरीज। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको बहुत दूर की बात लग रही होगी ये, लेकिन इस छोटे से जनपद में अंदाजन प्रति सप्ताह में 5 से 10 मरीज मैं देख रहा हूँ मोबाइल की छुड़ाने वाले, इंटरनेट एडिक्शन की। ये तो आ गया है, आपको बस दिख नहीं रहा है, ये आ चुका है समय। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं क्या हो रहा है, जो आपने बताया बच्चों वाला जी। बिल्कुल, आज हम उस एज में हैं, प्लस एज ए पेरेंट, एज ए पिता मैं भी इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ जी, कि जब मेरी बिटिया हुई थी तो हम लोगों ने यही तरीका अपनाया था। वो आसान है आज सबके लिए, बहुत आसान है। बच्चा रो रहा है, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, फिर अपने काम में व्यस्त हो गए, आप बहुत अच्छा लगा आपको, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे वो समय आता है कि उसको हर चीज़ के लिए मोबाइल ही चाहिए होता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। और जब वो बड़ा होता है, किशोर होगा वो, एडल्ट होगा वो, तो ये लत बढ़ती ही जानी है, बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो मोबाइल और सोशल मीडिया बनाए गए हैं आपको उसकी लत देने के लिए ही बनाए गए हैं।
आप जब कोई सोशल मीडिया साइट खोलें तो उनमें इतना कंटेंट दिया गया है जो आपको उसका लती बनाए। आपने बस सोचा चलो बस 1 मिनट में देखता हूँ, फेसबुक या कोई भी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर आप कितना टाइम लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कब चेंज करते जाएं। तो ये हो रहा है। तो मतलब जो मैं फ्यूचर का सवाल पूछ रहा था वो तो प्रेजेंट में ही हो रहा है जी। तो इससे बच कैसे सकते हैं? ये तो एक तरीके से बचना, एक तरीके से हावी हो रहा है हमारे ऊपर। ये इससे बचने का कुछ उपाय है? इसका जवाब भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया, कुछ देर पहले दिया, जब आपने मुझे फ़ोन किया था। अगर आपको याद है, आपने मुझे फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। पहले अब अपने बच्चों को तब आप कोई चीज़ सिखा पाएंगे जब आप उसको खुद आप एडॉप्ट करेंगे। कैसे? फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं कि आप तय कर सकते हैं कि प्रतिदिन मैं कितने घंटे इस्तेमाल करूंगा फ़ोन। आजकल हर फ़ोन में, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, उसमें स्क्रीन टाइमर का है कि कौन सा ऐप हम कितने देर यूज़ कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। पहले हम यूज़ करें। दूसरा, किस समय यूज़ करेंगे। सुबह उठते ही पहला काम क्या, हम व्हाट्सएप चेक करेंगे या पहले अपने नियमित काम करेंगे, फिर उसका नंबर आएगा। ये आपको तय करना है। एक जो गाइडलाइन दी जाती है कि हमें फ़ोन का, स्क्रीन का इस्तेमाल 24 घंटे में अधिकतम 2 घंटे करना चाहिए, और बच्चों के लिए गाइडलाइन 30 मिनट है, और वो भी 6 साल के बच्चों के लिए ज़ीरो है, उनको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले अगर हम माता या पिता हैं, पहले हम तो अपना कम करें, फिर अपने बच्चे को हम कह सकते हैं कि आप कम करिए। हम चाहते हैं कि हम अपना फेसबुक देखते हैं, हमारा बच्चा मोबाइल ना देखे, कि संभव नहीं है। तो शुरुआत हमें लागू करिए। जी, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपने बताया मोबाइल को किस तरीके से या सोशल मीडिया से किस तरीके से थोड़ा कम कर सकते हैं और लत जैसे चीज़ों से बच सकते हैं। आजकल लोग परिवार से दूर रहते हैं, पति पत्नी अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग सिटीज में करते हैं, तो ऐसे में बच्चे जो है पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। तो वो मेरा ये सवाल ये है कि इससे अकेलापन थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो जब ये भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि घातक हो सकता है या हो रहा है, जिससे अकेलापन की वजह से उसके अंदर अलग अलग थिंकिंग आ जाती है। अब वो कोचिंग करता है या फिर जहाँ भी पढ़ाई करता है उसमें वो फेल हो गया, तो अकेला रहने की वजह से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाया, तो वो दूसरे कदम उठा सकता है या फिर मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें से फिर एक कदम पीछे चलेंगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ा दानव है, बस हमको नज़र नहीं आ रहा है जी। इस अकेलापन में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जी। आज हम एज ए सोसाइटी जो इतना दूर दूर है, हर कोई सोशल मीडिया पे पास है, असली में व्यक्तिगत मिलन कितना हो रहा है, व्यक्तिगत बातें कितनी हो रही हैं। अगर आप अपने दोस्तों के बारे में सोचें, जो आपके 10 सबसे बेहतरीन दोस्त थे जो आप कॉलेज में थे, अब उनसे कब आप बात करते हैं, चैट करने के अलावा, या उसका ग्रुप चैट हो, या कोई आपको ग्रुप बनाया हो आपने कर दिया हो, कब आपकी बात होती है? बस हाँ, कभी दिवाली भी विश कर दिया, कभी होली भी विश कर दिया, इतना ही होता होगा। यहाँ तक कि आजकल दोस्त बगल में बैठे हैं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को रील भेज रहा है इंस्टा के माध्यम से, और पर्सनली नहीं बताता है। ये चीज़ आपके जीवन से अलग होगा, तो जहाँ भी आप रह रहे हैं आपको 4 से 5 लोग मिल जाएंगे। आपको पड़ोसी मिल जाएगा, आपका एक ऑफिस वाला मिल जाएगा, आपका दोस्त पुराना वाला कोई मिल सकता है जो आपके दुख सुख में भागी बन सकता है, बस उसको ढूंढना है आप। तो सोशल मीडिया बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं मददगार भी साबित होता है कुछ कुछ चीज़ों में, इसलिए लोग उसका यूज भी कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। टेक्नोलॉजी एज ए होल कोई भी सही या गलत नहीं होती है जी। आज अगर आप देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी भारत की जो आयु थी, जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, उसकी 32 साल थी। तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ही आज हमारी औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल हो गई है। मतलब एक आम भारतीय 70 साल जीने की उम्मीद कर सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़रिए ही हुआ है, लेकिन कहाँ पे ये जो लाइन है क्रॉस हो गई, ये हमको देखना है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। क्या है कि जैसे थोड़ा सा ये जो लोग मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, मतलब लोगों को पता है कि ये मानसिक रूप से मतलब ग्रसित हैं या थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इसके बाद भी क्या होता है कि समाज जो होता है, समाज में बहुत सारे ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो जानबूझकर उसे छेड़ते हैं। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, हम संतोष पागल ना है, तो ये वीडियो जानबूझ करके बनाया गया था। तो मैं इस पे इसलिए सवाल किया कि समाज जो है, हमारे जो समाज है, उसे मानसिक रोगियों से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इसमें समाज का क्या रोल है? पहली बात, फिर से
जो मानसिक रोग है एज ए होल पूर्ण रूप से हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जब स्वास्थ्य की परिभाषा देता है तो कहता है व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे स्वास्थ्य के जी। तो और सबकी बराबर अहमियत है। आपकी बॉडी, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आप मानसिक रूप इमोशनली आप स्वस्थ होने चाहिए, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इनमें से अगर किसी भी कोई एक पिलर कमज़ोर है तो हो सकता है आपको बीमारी ना हो, परंतु आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह पाएंगे। कि समाज को क्या इसका, जैसे हर चीज में बोलते हैं कि आप आगे आइए, पौधारोपण हो रहा है, समाज को आगे आना चाहिए, तो इसमें समाज को उसके साथ व्यवहार भी तो अच्छा करना चाहिए ना, नहीं तो और थोड़ा सा उसमें पीड़ित हो सकता है। अब इसके लिए हम और आप जो कर रहे हैं लोगों को बताना पड़ेगा जी। मैंने बातें बताई कि मानसिक स्वास्थ्य भी आपके स्वास्थ्य का एक बराबर का हिस्सेदार है जी। जो व्यक्ति मानसिक रोगी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल ही हो गया, पहली बात जो मैंने बताया बीमारी वाला, पागल नहीं। दूसरी बात, अगर उसको ऐसा मानसिक रोग हो गया जो कि गंभीर मानसिक रोग है, जैसा जिसको पागलपन कह सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो भी उसको अपने इलाज का, अपने बराबर व्यवहार का, बराबरी के व्यवहार का उतना ही अधिकार है जितना कि एक किसी नॉर्मल व्यक्ति को, या जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, हाँ बीमारी से वो भी तो ग्रस्त है, बीमारी उसमें भेदभाव बीमारियां हैं, उतना ही अधिकार उसका भी है। लेकिन ये चीज़ें जब समाज में फैलेंगी, समाज में डिस्कशन होगा इसके विषय में, तभी लोग जागरूक होंगे। मानसिक रोग पे लोग डिस्कशन ही नहीं करना चाहते जी। अभी लोग मानसिक रोग का जो डिस्कशन होता है खाली मजाक के रूप में होता है। सही कह रहे हैं आप। तो यही सब है, लोगों को मुझे लगता है कि इस पर डिस्कशन करना चाहिए, जो उससे पीड़ित है उससे उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और एक सलाह मैं इसी टाइम में दे दूंगा, कभी आपको समय मिले किसी मानसिक रोगी के मरीज और उसके परिवार का कभी इंटरव्यू करिएगा, तो उसकी व्यथा आपको समझ में आएगी जी। कैसे वो व्यक्ति और वो परिवार इसको झेल रहा है जी। बीमारी से झेल रहा है, आर्थिक रूप से पैसे खर्च हो रहे हैं, सामाजिक तिरस्कार झेल रहा है जी। अगर वो लड़की है, महिला है, तो उसकी शादी हुई तो कितना समस्याएं उसको शादी में हुई, शादी अगर नहीं हो, किशोरी थी, उसमें बीमारी हो गई तो शादी करने में कितनी समस्याएं आ रही हैं, कैसे उसको छुपा के शादी करना पड़ रहा है, कोई जान ना लगे मेरी बिटिया को मानसिक बीमारी थी। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें किसी की गलती है? नहीं, किसी की गलती तो नहीं, व्यक्ति गलती है। बस हमें डिस्कशन में लाना है कि ये विमर्श हो इस बात का समाज में, तब ये एक चीज़ का तरीका हो सकता है इन चीज़ों को सहानुभूतिपूर्वक समझने का। एक सवाल है कि जैसे किसी परिवार की बात करें, किसी भी परिवार की बात करें, तो अगर परिवार में कोई 2 बच्चे हैं, मतलब उनके परिवार में एक लड़का जो है वो अच्छा कमाता है, अच्छे लेवल पे है, तो उसके घर में ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा मान सम्मान है। एक लड़का उससे कम कमाता है या नहीं, मतलब वो बेरोजगार ही है, तो उसकी कम इज्जत है, उसे हीन भावना, उसे वो सम्मान नहीं मिलता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये भी एक कारण है मानसिक रोग को बढ़ावा देना या उसके प्रति इसको मानसिक पीड़ित बनाना? आजकल मतलब आपके सवालों में सामाजिक विज्ञान ज़्यादा हो रहा है, समाज के लिए ही वास्तव में जो भी चीज़ें तनाव को बढ़ाएंगी जी, तनाव मानसिक रोगों के होने का एक बहुत बड़ा कारण है, तनाव जी। अच्छा, एक बार मैं फिर से एक पॉइंट चलूंगा, तो मानसिक रोग होते क्यों होते हैं, ये भी जरूरी होते क्यों, कैसे बन जाते हैं। पहले मैं इसमें चलूंगा। होने का जो सबसे कारण होता है, पहला कि हमारे जीन में है, हमारे अनुवांशिक कारण हो सकता है कि भैया मेरे पहले से ही मेरे खानदान में, मेरी मम्मी की तरफ, मेरे पिता की तरफ किसी को मानसिक बीमारी था, तो मुझे होने का चांस ज़्यादा है जी। दूसरा, जब मेरी पैदाइश हुई, जब किसी की पैदाइश हुई, पैदा होने से लेके वो जब 12, 13, 14 साल तक का हो, उस समय उसको कैसा परवरिश मिली, क्या उसकी परवरिश अच्छे तरीके से हुई या उसको डांटा फटकारा गया, इस तरह से हुआ, तो इससे तनाव बढ़ेगा। तीसरा, जब वो किशोर हुआ क्या उसने कोई नशा तो नहीं शुरू कर दिया। चौथा, जब वो वयस्क हुआ तो तनाव कितना है इसको जीवन में, तो इसको कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। 3 चीज़ें हमारे, ये चीज़ें मिलके मानसिक रोग कारण बन सकती हैं। इसमें एक कारण जो आपने बताया, तनाव बहुत ही ज़रूरी कारण होता है मानसिक रोग के होने का, कि हमें वो जीन था लेकिन जीवन में जब तनाव कोई क्षण आया तो मानसिक रोग उभर गया जी।
तनाव से मुक्ति बहुत आवश्यक है। और ये समाज है, समाज में जो कमा रहा है, जो पैसे दे रहा है, जिसके पास पावर है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है, जो नहीं मिलता है वो कम प्रतिष्ठित होता है। तो ये जो सोसाइटी, हमको इस पर चिंतन करना चाहिए क्या करना है। और ये हमेशा से होता रहा, कोई नई आज ही होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वजह से मानसिक रोगी बनते हैं लोग। बिल्कुल, जब तनाव, मैंने बताया बायो साइको सोशल मॉडल जो है, अगर मेरे अंदर जीन है वो जी, जब तनाव होगा तो उसमें मानसिक रोग के उभरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसा सही समय जो जिससे कि किसी को हमें पता चल रहा हो कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ को रोकने का क्या उपाय है कि इनको उसी फेज में, शुरुआत में ही रोका जाए? जो तनाव वाली आपने बात अभी की जी, कि जैसे भाई तनाव के कारण क्या हो सकते हैं, आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, या फिर हमारा जहाँ हम काम करते हैं जी, चाहे हमारा कोई ऑफिस हो या हमारा कोई बिजनेस हो, इन चार में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे परिवार कोई सदस्य ऐसा हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा व्यवहार इसका बदल रहा है, पहले से कुछ कम बोल रहा है, आजकल ये बच्चा है तो स्कूल से लौटता है तो कुछ कम बात कर रहा है, या हमारा पति या पत्नी है तो पहले से कम बोल रही है, आपने कुछ ऐसा नोटिस किया, बिल्कुल, तो थोड़ा सा कारण जानने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। या फिर आपका कलीग है ऑफिस में आपके, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आसपास के लोगों को जानने में, सोशल मीडिया के बजाय, तो लोगों के में परिवर्तन दिखेगा। और दिखेगा तो, और जब उनको हमें महसूस कराएंगे कि हम आपके साथ हैं, इसको बोलते हैं एम्पैथाइज करना, मतलब आपके भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं, तो अपनी समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करेगा, उसका एक हल निकल सकता है, कोशिश की जाए तो। मुझे लगता है जो भी इससे पीड़ित हो उससे बात करना आवश्यक से ज़्यादा, नहीं तो अकेलापन में ही शुरुआत वहाँ से धीरे धीरे बढ़ जाएगा वो। जैसे कि हमने देखा होगा कि आजकल युवाओं का या किसी का भी दिल टूट जाए तो बहुत भारी समझ लीजिए नुकसान में ले लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर पाए कोई तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस ले करके वो एक आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। और तो ये चीज़ जो ऐसे इस समय पे हमारे जो विचार का लेवल होता है, तो इसको रोक कैसे सकते हैं कि ये चीज़ जो हम ना करें, आत्महत्या कम हो, तो इस पर थोड़ा सा बताइए। अभी हाल फिलहाल में याद आ गया, लखनऊ या दिल्ली कोई किसी बैंक के कर्मचारी ने प्रेशर में आकर के सुसाइड किया है। जी, वो बजाज फाइनेंस सुसाइड किया है, जो भी उसकी डेथ हुई है। जी, बजाज फाइनेंस नामक कंपनी में कार्य करते थे वो। जी, आत्महत्या मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ये जो स्टैटिक्स है, इसकी सांख्यिकीय आंकड़े हैं जी, कि मानसिक रोगियों में, गंभीर मानसिक रोगियों में लगभग 15% लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमूमन हमारे देश में अगर आप समझ लें कि प्रति 1000 लोगों में 11 लोग हर वर्ष सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, और इसमें से ज़्यादातर लोग जो मानसिक रोगी होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आत्महत्या को रोकने के लिए एज ए सोसाइटी हम कर सकते हैं जी। पहला, आत्महत्या कुछ पॉकेट्स में ज़्यादा होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले हैं, नवविवाहित महिलाएं। तीसरा, अगर कुछ पॉकेट में देखें तो फार्मर सुसाइड होती है। तो आपको वो पॉकेट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एज ए समाज, एज ए गवर्नमेंट, और उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल जो कोचिंग वाले सुसाइड हो रही है, तो उसमें सरकार नए नए निर्णय ले रही है कैसे उनका हम तनाव कम करें। उनका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, कोचिंग में काउंसलर रखे जा रहे हैं जी। ये चीज़ें कर सकते हैं एज ए सोसाइटी कर सकते हैं। एज ए परिवार, हम परिवार में क्या कर सकते हैं कि जब तनाव की वजहें दिख रही हों, जैसे किसी के पारिवारिक जीवन में तनाव चल रहा हो, उसको आज का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हो, ज़्यादातर चीज़ें दिख जाती हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग कोई देखना चाहे तो दिख जाती, तो उससे बातें करना, जो आत्महत्या रोकने का सबसे बड़ा एक जो क्या कह सकते हैं ज़रिया हो सकता है, सिर्फ बात करना। अगर कोई मन की व्यथा हमारे सुन ले खाली, तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाए। आत्महत्या करना मतलब बहुत कम हो जाएगा चांस। आत्महत्या जब करता है कोई, मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय लूँगा आपका, बिल्कुल, तो अचानक नहीं करता है वो, उसके पहले काफ़ी दिनों से मन में संकट चलता रहता है, उसके मन में विचार आते हैं क्या करें क्या ना करें, अब जीवन खराब हो रहा है, लग रहा है नहीं चल पाएगा। फिर सोचता है कि मेरा मृत्यु जो है जीवन से ज़्यादा मेरी फ़ायदेमंद होगी। फिर सोचता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ,
उसके प्लान बनाता है, फिर सोचता है कैसे इसमें करेंगे तो ये गड़बड़ होगा, ये होगा, ये होगा, तो इन सब में महीनों लग सकते हैं। आत्महत्या करने के लिए प्लान बनाना पड़ता होगा कि फेल भी होते होंगे। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में कि जिसको अपने जीवन से ज़्यादा अपनी मृत्यु अच्छी लगने लगी है, तो वो इतना बड़ा कदम तुरंत ही नहीं उठाता है। ये तो है। तो जब भी सरकार कुछ हेल्पलाइन भी, और हम भी एज ए हॉस्पिटल भी हम एक हेल्पलाइन शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। पहले भी एक बार हमने किया था इसका, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग करने लगते हैं। अच्छा। कि जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो एक नंबर होना चाहिए, और वो नंबर मोबाइल में आपके बिल्कुल आगे रहना चाहिए, हम तुरंत उस पर कॉल करेंगे, और वो नंबर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ शुरू करेंगे तो हम उसका फ्री प्रचार करेंगे। धन्यवाद। रेडियो एफएम आपके साथ प्रचार करेगा, प्लान करेंगे। बस खाली एक बार हमने इसको पहले शुरुआत किया था तो लोग अन्य चीज़ों के लिए इसका उपयोग करने, अन्य सुविधाओं के लिए इसका उपयोग करने लगे थे। दवाइयों के साइड इफेक्ट हो गए, नींद नहीं आ रही है, तो हमको बंद करना पड़ा था। तो अगर एक, क्योंकि वो नंबर ऐसा रहना चाहिए जो हमेशा अवेलेबल है 24 घंटे जी, क्योंकि जब भी व्यक्ति के मन में आया तो उसको कॉल करें। हालांकि सरकार का नंबर है ये। अच्छा। अगर आपको इसका एक सरकार का नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आत्महत्या निरोधक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो नंबर हमारे फ़ोन में होना चाहिए। लेकिन जिसको आवश्यकता है वो सोच कहाँ पाता है कैसे हमें रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है कि परिवार या जो भी कलीग उन्हें बात करने की आवश्यकता है। किसी को इतना डिप्रेस देखे तो उससे बात करें, ये सबसे बड़ा इस चीज़ से बचने का उपाय है। और एक आखिरी सवाल आपसे कि जो भी इस तरीके के मतलब इससे ग्रसित हों तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, क्या ना करें, और आप जो हॉस्पिटल चलाते हैं आशीर्वाद न्यूरो मानसिक साइकेट्रिक केंद्र, इसमें कैसे लोग आपसे मुलाकात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, किसी समस्या से आपसे बता सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, पहला तो जैसे मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य का ओवरऑल एक हिस्सा है, कोई अलग से इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर आप सही खाएंगे, सही रहेंगे, सही काम करेंगे, सही लोगों के साथ रहेंगे, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज समस्या क्या है, हम सही खा नहीं रहे हैं जी, हम सही काम नहीं कर रहे हैं, हम सही लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं। तो जब सब कुछ सही नहीं है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, क्या ओवरऑल स्वास्थ्य भी हमारा पहले से ख़राब हो रहा है। अब सबको डायबिटीज़ जल्दी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है, अनिद्रा की मतलब बहुत कॉमन है निद्रा आजकल लोगों में कि नींद नहीं आ रही सही समय पे। नींद का क्या सिस्टम में क्यों नहीं आता, मुझे भी सवाल आ गया है अचानक से। ये सब चीज़ें मैंने बताया भाई, अगर आप अपनी भाई दिनचर्या सही रखेंगे। सोशल मीडिया भी है, रात को 12 बजे तक लोग रील चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये अगली वाली रील क्या पता अच्छी आ जाए। ये सब चीज़ें करनी है। इसके लिए मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ जी, शायद अगले 3-4 महीनों में, कि ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए कैसे हम स्वस्थ रहें जी। एक किताब हो सकता है अगले 3-4 महीनों में आपके सामने होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जहाँ तक इस अस्पताल का संबंध है, आशीर्वाद मेडिकल सेंटर हमारा, अभी हम इसमें OPD की सेवाएँ देते हैं जी, काउंसलर हमारे पास काउंसलिंग की सेवाएँ देते हैं जी, और इंटरवेंशनल साइकियाट्री, जिसमें हम दवाओं के अलावा, काउंसलिंग के अलावा और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे RTMS एक बहुत ही नई विधा है मानसिक रोगों के इलाज की, TDCS एक बहुत नई विधा है मानसिक रोगों के इलाज की। ये सब सुविधाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध हो रही हैं, कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, और हम चाह रहे हैं कि आशीर्वाद मेडिकल सेंटर हमारे इस जनपद का या मंडल का या उत्तर प्रदेश का साइकियाट्रिक सर्विसेज के मामले में वन ऑफ द बेस्ट हो। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो हैं इस कार्य में सफल होंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में एक बेस्ट हो ये हॉस्पिटल, और फिर कभी हम इसी मानसिक रोग और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज के समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।